Friends, good morning everybody. How are you? So we know the two story, Snake in the Grass, and now This Day Await by Ernest Hemingway. जिस तरह हमने वो उस स्नेक इन द ग्रास के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स समझे थे, इसी तरह आज हम इस स्टोरी के भी कुछ वर्ड समझ लेंगे। इसके भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, सब्स्टिट्यूट है, वर्ब्स एंड आइडियम्स है ऑफ दिस स्टोरी। सो दिस टर्म्स आर वेरी यूजफुल टू राइट आंसर एंड ऑल्सो गुड फॉर योर नॉलेज and we can understand very better the story. That means these words are very more important. इस कहानी के साथ साथ जो शब्द आते हैं, जो वर्ड्स आते हैं, वो हम आज समझेंगे। इतना ही नहीं, इन शब्द का कहाँ पर किस तरह इस्तेमाल हुआ था और हमें इसको किस तरह याद रखना है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जो वर्ड जहाँ इस्तेमाल हुआ था स्टोरी में, कहाँ पर, वो भी हम अच्छी तरह से समझेंगे, ताकि वर्ड्स के साथ साथ आपको स्टोरी भी फिर से समझ में आ जाएगी। आप समझ ही गए होंगे कि ए डेज वेट मतलब वो एक 9 साल का साज जो स्टूडेंट है, वो ये समझता है कि उसकी मौत अब आने वाली है। ए डे वेट यानी ही इज़ वेटिंग फॉर अ डेथ ऑफ दिस डे। उसके पिताजी भी बताते थे कि ही इज़ वेटिंग फॉर डेथ फ्रॉम द मॉर्निंग 9 o'clock। सो हम उस पर जो इफ़ेक्ट होती थी उसकी बीमारी की, और वो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग उसको हुई, उसके साथ साथ ही हम ये सब वर्ड्स भी यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। One of them is first miserable, जिसका मीनिंग होता है अनहैप्पी होना, सैड होना। In the very beginning of the story, you can see the sage is shivering, headache and उसकी वजह से वो थोड़ा मिजरेबल, थोड़ा हताश, थोड़ा दुखी ऐसा लग रहा है। आपने कहानी अगर ठीक से सुनी है तो आपको पता होगा कि वो बुखार से तड़प रहा था, इसीलिए वो थोड़ा मिजरेबल दिख रहा था। यहाँ वहाँ पर ये इस शब्द का इस्तेमाल होता है, और आमतौर पे आप कहीं भी अगर अनहैप्पी या सैडनेस मालूम करते हैं तो आप ये मिजरेबल शब्द का इस्तेमाल अच्छी तरह कर सकते हैं। दूसरा है फीवर, एंड स्पेशली मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज अबनॉर्मली हाई बॉडी टेम्परेचर। जब किसी भी व्यक्ति को तेज़ बुखार हो तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाई बॉडी टेम्परेचर, हाई बॉडी टेम्परेचर इट्स वन काइंड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ आवर बॉडी एंड इट्स वेरियस टाइप, दैट मीन्स फ्रॉम मलेरिया, फ्रॉम डेंगू, फ्रॉम न्यूमोनिया एंड एनी अदर काइंड ऑफ इलनेस ऑल्सो बिलोंग विथ इट। सो अगर आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन कहीं से लग जाता है तो आपका बॉडी जो टेम्परेचर उसका हाई होता है उसको फीवर बोलते हैं। आमतौर पे सबको ये पता ही होगा फीवर क्या होता है, कैसे होता है। एंड जम्स, जम्स मीन्स फ्रेंड माइक्रोबीज, जो बहुत छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जिसको हम अपनी आँखों से भी नहीं देख सकते। वो इतने माइक्रो होते हैं जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ही ज़रूरत पड़ती है। इतने बहुत ही बारीक जम्स को माइक्रोबीज कहते हैं। ये लाखों तरह के होते हैं, जैसे कि अभी ये कोरोना के जो जम्स चल रहे हैं जो हवा में उड़ते हैं, इतने बारीक होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के जो जम्स होते हैं वो ऐसे हवा में नहीं उड़ पाते। तो ये ट्यूबरक्लोसिस भी वेरी डेंजरस बीमारी है, टीबी। और ये कोरोना के जो जम्स है वो उससे भी बहुत पतले हैं या फिर उससे भी बहुत छोटे हैं जो हवा में उड़ सकते हैं। तो ऐसे ही एक जम्स की बात है। लाइट हेडेड मतलब है डीजी,
थोड़ा सा अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपका सर चक्कर आने लगता है, उसको लाइट हेडेड बोलते हैं। डिजीज यानी उसका चक्कर आना, माथा घूमना, ऐसा। और एक वर्ड है स्लेक, स्लो मूविंग केयरलेसली, धीरे धीरे चलना या फिर ऐसे चलना, किसी तरह अपना ध्यान नहीं हो फिर भी हम चलते रहते हैं, ऐसा स्लेक। जो साज है उसको बीमारी थी, बुखार था सुबह से, तो वो स्लो चल रहा था अगर घर में, और मूविंग भी ऐसे ही कर रहा था केयरलेसली, किसी चीज़ पे वो ध्यान नहीं दे रहा था। तो ये हमारे स्टोरी के डिफ़िकल्ट वर्ड है। और भी वर्ड आपको अगर समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं, मैं आपको उसका बिल्कुल सही आंसर दूंगा। और आगे है इसके जो दूसरे जो वर्ड्स है, जो सब्स्टिट्यूट वर्ड है वो ये है। उनमें से पहला वर्ड है एपिडेमिक, मतलब है वाइड स्प्रेड डिसीज़। जो बीमारी चारों तरफ फैली हो उसको एपिडेमिक बीमारी बोलते हैं। वाइड स्प्रेड डिसीज़ यानी बीमारी, जो बीमारी हर तरह, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं जो कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है, उसको हम एपिडेमिक बोल सकते हैं। जिस बीमारी से हर मनुष्य को इफ़ेक्ट होने वाला हो, जिससे हर कोई बीमार हो सकता हो, जिससे किसी को भी कुछ भी बीमारी हो जाए, ऐसे स्थिति को एपिडेमिक, यानी कि पूरे विश्व में जो बीमारी फैल गई है उसको हम एपिडेमिक बीमारी कह सकते हैं। ये कोई स्पेशली बीमारी का नाम नहीं है, लेकिन इसके एरिया की बात है। प्यूरिगेटिव, सब्सटेंस विच हैज़ पावर टू क्लींस द बोल्स, ऐसी दवाइयाँ जिसके लेने से हमारा स्टमक क्लीन हो जाता है। ये जो साज है उसको एक गोली दी जाती है, आपने कहानी में सुना होगा, उसको 3 तरह की गोली दी जाती है। वन ऑफ देम इज़ फीवर, अनदर इज़ परगेटिव एंड लास्ट वन इज़ एसिड कंडीशन वाली। तो जो परगेटिव वाली जो उसको गोली दी गई थी, उसकी वजह से उसके पेट के अंदर जो भी कोई जम्स हो वो बाहर निकल जाए और उसका पेट साफ हो जाए, इसकी वजह से उसको ये परगेटिव नाम की गोली दी जाती है। गोली का नाम नहीं है, लेकिन इसकी इफ़ेक्ट का नाम है कि ये गोली से उसके अंदर जो भी जम्स है एग्जिस्ट करते हैं वो सब बाहर निकल जाएंगे। एसिड कंडीशंस, कुछ तली हुई चीज़ें खाने से भी हमारे शरीर में एसिड हो जाता है, या फिर जब कोई डॉक्टर हमें दवा देता है तो वो दवा में भी एक तरह का एसिड होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एसिड हो जाता है। एसिड कंडीशन हैविंग मोर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ एसिड, ये बड़ा सामान्य शब्द है, आपको पता है एसिड क्या होता है और हमारे शरीर के अंदर ही कैसे जमा हो जाता है। साज ने भी यहाँ कुछ गोलियाँ खाई थी और उसको पेट में एसिड न हो उसके लिए भी एक तीसरी गोली उसको दी जाती थी। समझ गए आप? पहली गोली थी उसको फीवर डाउन करने के लिए, दूसरी उसका पेट साफ करने के लिए, और थर्ड वन इज़ टू कंट्रोल एसिड। और लास्ट शब्द है इसका, वर्ड है पायरेट। शायद आपने वो मूवी देखी होगी द कैरिबियन पायरेट्स, कैप्टन जैक स्पैरो, है ना? तो बस ये वही पायरेट है, जो लोग रोबर हु अटैक शिप, जो लोग समंदरी जहाज लूटते हैं उसको पायरेट कहते हैं। इन्होंने जो, और उसके जो पिताजी है सास के फादर, वो एक किताब पढ़ रहे थे हार्वर्ड पील की, पायरेट पे लिखी गई किताब, तो ये वहाँ ये शब्द आता, वर्ड आता है पायरेट। इसका मीनिंग दरिया में, समंदर में जो लुटेरे होते हैं उसको पायरेट बोलते हैं। और लास्ट में है इसके
वर्ब्स एंड इडियम्स। तो हमने पहले देखे डिफिकल्ट वर्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूट वर्ड, और ये लास्ट वाले हैं वर्ब्स एंड idioms. So first of is to shiver. To shiver means to tremble. सांस को जब बुखार है और उसकी वजह से वो कांप रहा है, ठंड से कांप रहा है या बुखार से कांप रहा है, ऐसे हालात को शिवर कहते हैं। टू एक, हेडेक भी होता है, इस तरह यहाँ एक है, एक यानी कि उसको दर्द हो रहा है, बुखार की वजह से उसका सर चकरा रहा था, वो कांप रहा था। इसी तरह यहाँ एक हमारा वर्ड है, वो है टू एक यानी पेन होना, दर्द होना। टू एग्जिस्ट, टू बी अलाइव, एग्जिस्ट यानी अस्तित्व, रहना। टू बीइंग और मतलब है टू बी अलाइव, जो जिंदा है वो, जिस तरह के उसके स्टमक में वो जम्स एग्जिस्ट रखते हैं, वहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ है। आगे का वर्ड है टू डिटेच, टू बी अलूफ, अलग हो जाना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करने के लिए के ये शब्द है अलूफ। टू बोदर, टू मेक ट्रबल, किसी के लिए कोई चिंता पैदा करने की बात हो, अगर किसी को मुश्किल में डालने की बात हो तो हम उसको बोदर बोलते हैं, और इसका मीनिंग यहाँ है टू ट्रबल फॉर समबडी। टू प्रिस्क्राइब, डॉक्टर जो मेडिसिन लिखते हैं जिस पेज पे, उसको उस लिखावट को प्रिस्क्राइब बोलते हैं, और जिस पेज पे वो लिखते हैं उसको प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। यानी कि प्रिस्क्राइब का मतलब टू गिव एज ए रेमेडी, किसी को आप दवाई लिख कर देते हैं उसको प्रिस्क्राइब कहते हैं। इस आधार पे उस बीमार दर्दी का इलाज होता है। टू फ्लश, टू वॉश आउट, टू फ्लो आउट अ रश विथ अ रश, किसी चीज़ को साफ कर देना। फ्लो आउट विथ अ रश, एकदम ज़ोर से आप अगर किसी चीज़ को साफ कर देते हैं तो उसको टू फ्लश बोलते हैं। जहाँ ये लड़का साथ सो जाता है और उसके चीक पे से जो रोने की वजह से उसकी आंखों में से जो पानी आ जाता है, वहाँ पे इस शब्द का इस्तेमाल किया है राइटर ने। टू स्टेयर, टू गेज, टू लुक आउट समथिंग, किसी भी चीज़ को लगातार देखते ही रहना, विदाउट एनी चेंजिंग, उसको बोलते हैं टू गेज। आपने कहानी में सुना होगा, सास जो बीमार है वो लगातार अपने पैरों की तरफ ही देखता रहता था, वहाँ पर इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। एंड लास्ट वन इज टू कॉमेंस, टू स्टार्ट, टू बिगिन। उसके पिताजी जो कहानी सुनाने के लिए कहानी को जो स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे ये वर्ड का इस्तेमाल हुआ है टू कॉमेंस, दैट मीन्स टू स्टार्ट, टू बिगिन। तो इतने सारे वर्ड है जो आपने समझे। अगर समझ में नहीं आया है तो इसको एक बार फिर से सुन लीजिएगा। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, हम अगले लेक्चर में ये जो दो कहानी आप पढ़े हैं, सुनी है, स्नैक इन द ग्रास रिटन बाय आर.के. नारायण एंड ए डेज वेट रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे, मैं इस दोनों कहानियाँ का क्वेश्चन आंसर रखूँगा, वो आपको पढ़ लेने हैं। जैसे कि स्नैक इन द ग्रास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है द कैरेक्टर ऑफ दास, उसके साथ उसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेंगे। और ये जो दूसरी कहानी है हमारी ए डेज वेट के जो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, हमेशा वही एग्ज़ाम में आते हैं। वन ऑफ देम इज़ ए टाइटल ऑफ द स्टोरी, डिस्कस द टाइटल ऑफ द स्टोरी, एंड दूसरा है
द इलनेस ऑफ साज अलॉन्ग। और उसके साथ इसके भी शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जवाब के साथ PDF के मीडियम से, उसको ठीक से समझ लीजिएगा। मैं आज आपको ये टाइटल ऑफ द स्टोरी के बारे में बताता हूँ कि इस स्टोरी का टाइटल ए डेज वेट क्यों है। साज नाम का लड़का जिसकी उम्र 9 साल है सुबह से बीमार है और वो अपने मरने का इंतज़ार कर रहा है, वेटिंग फॉर डेथ, एंड दैट इज़ वाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ ए डेज वेट। उसके साथ साथ आपको वो क्या सोचता है, क्या करता है, वो भी आपको थोड़ा लिखना है। वो आपको उसमें क्वेश्चन से आप उसको समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको लिखना है। लिखने का हम आपको बताएंगे कब कब लिखना है। उसके लिए वो एक जो मैनुअल वर्कबुक बनाई गई है वो आप यहाँ स्टोर से खरीद सकते हैं। दूसरा है इलनेस। इलनेस तो मेरे ख्याल से आप इतनी कहानी सुनने के बाद समझ ही गए होंगे कि उसको क्या बीमारी है। इम्पोर्टेंट चीज़ इस कहानी में आपको ये याद रखनी है, अकॉर्डिंग मतलब ये डेज वेट का सवाल है जहाँ तक, उसको 2 टाइप ऑफ टेम्परेचर का डिफरेंट पता नहीं है, व्हाट इज़ फ़ारेनहाइट एंड व्हाट इज़ सेल्सियस। इन दोनों टेम्परेचर के बीच में वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है और इसीलिए वो पूरे दिन मरने का इंतज़ार करता रहता है। कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि विच काइंड ऑफ थर्मोमीटर आर यूज फॉर टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड फॉर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। एंड उसके फादर ने उसका जो उसको किस तरह से वो डिफरेंट समझाते हैं, तो आपको बताना है वो माइल और किलोमीटर के मीडियम से उसके पिताजी उसको समझाते हैं कि वाकई में तुम मरने वाले नहीं हो। और ख़ास है कई बार ये भी पूछा जाता है कि साज को किस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग थी। साथ में कभी कभी ये जो किताब का नाम था, जो आपने पायरेट शब्द सुना, वो पायरेट उसके राइटर कौन थे, द बुक ऑफ पायरेट, उसके राइटर कौन थे, हार्वर्ड पीले, वो भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक जो आगे वाली 2 जो कहानी आपको सुनाई गई है उसको एक बार फिर से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कभी भी। तब तक डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड बाय।